और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक लेते हैं। हरियाणा के अंबाला में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने वोट डाला। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने परिवार के साथ वोट डाला है। पूर्व सीएम और उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में वोट डाला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी परिवार के साथ सिरसा में वोट डाला। हरियाणा में 10 सीटों पर 1 बजे तक 36.48% वोटिंग हुई है। तो वोट प्रतिशत भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक 36.48% वोटिंग हुई है। और इस वोट परसेंटेज के क्या मायने हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जो हैं वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो हरियाणा में 10 सीटों का चुनावी कुरुक्षेत्र। और अगर हम बात करें 2019 में 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, और इस बार जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखी जा रही है हरियाणा की। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और वोट प्रतिशत भी कुछ देर में सामने निकल कर आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आलोक सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगभग 50-60 सीटें और बची हुई हैं, या 49 सीटें अगर हम जिसमें 6 फेज की बात कर रहे हैं, जिसमें 7 फेज की बात कर रहे हैं, जिसमें चुनाव होना बाकी है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 300 प्लस सीटें का आकलन वो कर रहे हैं कि 300 प्लस सीटें हमने कर ली हैं। अब जो बाकी लड़ाई बची है वो 400 पार की बची है। क्या लग रहा है, 400 पार इतना बड़ा टारगेट जो सेट किया है, और वहीं जब हम लड़ाई देखते हैं दिल्ली में, जिसमें 6 कैंडिडेट जो हैं वो बदल दिए गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया गया। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे, जहां पर हम क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं बढ़ चढ़ कर एक जबरदस्त लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को लेकर। आपने ठीक कहा। देखिए, ये सही है कि वो जो दावा 400 पार का है, वो आज भी अभी थोड़ी देर पहले जो सभा थी वहां पर भी बिहार में भी बोल रहे थे। अब उनकी अपनी पार्टी के लिए जो मॉरल बूस्टिंग होता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई हम लोग नंबर 1 रहेंगे, परीक्षा में जब जाते हैं तो कहते हैं ना 80% 90% तो मार्क्स हम ही को लेने आना है, सबसे टॉपर होना है हमको। तो ये लक्ष्य रखना। और ऐसे ही राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इनको तो 200 मिलेगा, आपको 300 मिलेगा। कल अखिलेश यादव जी ने, जिसका प्रधानमंत्री भी आज जिक्र कर रहे थे, ये कह दिया कि 80 में से बस सिर्फ 1 सीट किसी और को मिल सकती है, बाकी 79 सीट हमको मिलेगी। बिल्कुल। अब बताइए, इसको तो कोई मतलब इसको हम और आप आश्रय कर सकते हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता आंकड़ों पर। निश्चित रूप से कुछ जगह कांटे का मुकाबला है, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक हैं, जो इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, महिलाओं का वोट असल में इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर एंकर महिला है, मेरा ये कहना है कि महिलाओं का वोट इस समय सबसे अधिक निर्णायक बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। कहीं कहीं नाराजगी है, घरेलू में नहीं कह रहा 100% इनको मिल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसमें दोनों मिक्स है। रसोई गैस, मकान, शौचालय, उनको दर्द, इसको अभी जो अपने साथ होता है उनको अंदाज नहीं है। सड़क बनना, मकान बनना, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ जो काम करते महिला थी, वो जाकर के अपने पिता घर बसा करके उन्होंने घर वहां ले लिया। क्रिश्चियन है, वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो क्यों मोदी जी का सपोर्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के गाँव में रहती है, असम के पास आगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कितने ही उड़ीसा में मुकाबला देखिए हो रहा है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग है, मेरा तो हरियाणा चूंकि जोड़ देता हूँ उड़ीसा को भी, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव के बाद हो सकता है दोनों गठबंधन के साथ ही हो जाए फिर से। चौटाला जी कई बार ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद यदि जितना तुम्हारा जीत सकते हो, चूंकि लड़ाई किनसे है, हुड्डा जी से। हुड्डा जी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जाट बेल्ट रहा है हरियाणा राजस्थान का कुछ हिस्सा, उसमें हुड्डा का प्रभाव कांग्रेस में भी कोई बचा रहे जमीनी। लेकिन यह अलग बात है कि उनको और कमलनाथ जी को बार बार ह्यूमिलेट बहुत बार किया गया, उसके बाद भी उन्होंने बनाए रखा। अब उनके भी बेटे का एक बड़ी लड़ाई एक बार हार चुके हैं, राज्यसभा में है, उसके बाद भी दीपेंद्र के लिए भी उनको लड़ना है। पार्टी में भी 8 उनकी मर्जी से टिकट दिए गए। कांग्रेस वहां इज्जत बचाने की कोशिश, लेकिन राहुल गांधी का नुकसान हो रहा है हुड्डा को। हुड्डा छोड़ के नहीं जा रहे, सचिन पायलट छोड़ के नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी के कर्मों से, भाषणों से खास करके, और उनके जो तानाशाही तरीके, उनके जो सलाहकार हैं जयराम रमेश, या जैसे अभी आप जिनको दिखा रहे थे पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा शीला दीक्षित के सेक्रेटरी होते थे, और संदीप दीक्षित से दोस्ती कराने में इनकी भी भूमिका शायद रही हो। मैं तो शीला जी के मुंह पर मैंने कहा था कि संदीप दीक्षित केजरीवाल के साथ ये तो आपको डैमेज होने वाला है। उस समय इन्होंने क्या सोचा था, केजरीवाल बीजेपी को डैमेज करेगा और हमारा फायदा बाद में हो जाएगा। संदीप दीक्षित एनजीओ में इनके साथ थे, इसलिए आज जो अलायंस है वो ऐसा है जिसपे जिनको कोई जमीनी पता नहीं है। पवन खेड़ा जी या जयराम रमेश जिंदगी में कोई चुनाव खुद नहीं लड़ सकते,
जो वेणुगोपाल हैं वो अपने इलाके में जरूर, चूंकि वहां एक अपना जो अंडरस्टैंडिंग के साथ जीतते हैं वो अलग बात है, उत्तर भारत में उनका कोई नाम नहीं जानता। अभी कांग्रेस के लोगों से भी उनका पूछेंगे परिचय, फोटो दिखा करके बगैर नाम बताए तो पहचानेंगे नहीं कि कौन है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोगों से बात करके बता रहा हूँ। इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हाँ, पलड़ा बीजेपी का भारी है। कुछ जगह जहां उनकी ज्यादा अपेक्षा या जहां संगठन थोड़ा थोड़ा, जिन लोगों ने कहा कि और कॉन्फ्रेंस में उन्हीं को टिकट देना पड़ा हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह के बेटे को दिया गया तो उसका तो उनके समुदाय का असर हो सकता है, लेकिन बिहार में भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत विवादास्पद रहे, बीजेपी के हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर टिकट मिल रहा है, माने टिकट वोट मिल रहा है, ये स्थिति है। और इसीलिए दिल्ली में जैसे आप और इस बार का जो वोटर है वो थोड़ा साइलेंट नजर आ रहा है। नहीं, विकास आप देखिए, आज भी मैं तो सारे चैनल बीच में आप एंकर कर रही हैं, देखिए सब बहुत खुशी हो रही है। देखिए मैं 71 से दिल्ली में हूँ, दिल्ली के चुनाव 72 से आप समझिए कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। 77 भी मैंने देखा है, उसके बाद भी देखे सारे चुनाव। विकास जितने बड़े पैमाने पर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से लेके पूर्वोत्तर में नागालैंड तक जो विकास का मुद्दा बन गया, ये मेरे लिए लगता है कि मैं आजाद भारत में, लोकतंत्र देश में सबसे गौरव की बात है। और ये दुनिया के लोग मान रहे हैं। हमने बाइडेन इस समय सबसे लोएस्ट, अमेरिका की इकोनॉमी भारत से कई गुना बेहतर आज भी है, लेकिन उनकी अभी मैंने जकरिया जो बहुत बड़े वो है, राइटर भी है, कॉलमिस्ट है और अमेरिका में बसे हुए बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा बाइडेन की पॉपुलैरिटी लोएस्ट है। और वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, मोदी की बने इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, चीन तक में है। चीन से हमारा सबसे अधिक बिजनेस पिछले साल में हुआ है। लड़ाई चल रही है, वो कहते हैं लोग राहुल गांधी के 2000 किलोमीटर ले लिया, झूठ बोलते हैं। सेना को बदनाम करने से, सेना का जो विरोध देख रहे हैं उनको पता चलेगा। ठीक है बिलाल जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक सर, बिलाल जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। बिलाल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आलोक सर जी की बात का इस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा महिलाएं जो है भाजपा को वोट देंगी। सर किस बिहाफ पे देंगी? रवीना रेड्डी याद नहीं है कि 3,000 महिलाओं की जो जिंदगियां खराब कर दी, जो कौन वीडियो बनाई थी, उस बात पे देंगी? कब महिला पहलवान याद नहीं है किस तरीके से? नहीं सर, मुझे कंप्लीट करने में आपके बीच में नहीं बोला किस बिहार पे महिलाएं वोट देंगे। आप उनको जेल भेजिए। एक सेकंड बिलाल खान जी, अब सुन लीजिए। आपने पिछले वक्त में राजस्थान के जो नतीजे सामने आए थे, मध्य प्रदेश में जो नतीजे सामने आए थे, छत्तीसगढ़ में जो नतीजे सामने आए थे, क्या वो वोट परसेंटेज ये नहीं बताता है कि बीजेपी को कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं फेवर कर रही हैं? किस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं? आप छत्तीसगढ़ की बात करें ना, मैं खुद वहां पर कवर करने गई थी। मैतारी योजना से महिलाएं इतनी खुश थी, आपने रिजल्ट देख लिया। बोलिए बिलाल, बोलिए। तो हमें अगर बुलाया जाए तो हमारी बात ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बात रखिए। एक ही बात करेंगे, महिला ऐसे कैसे दे देंगे? क्या याद नहीं है महिला पहलवान क्या किस तरीके से सम्मान किया गया? और जो ब्रजभूषण, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जब रिजल्ट आया था, महिलाओं ने वोट परसेंटेज बोले नहीं है, हाथरस की महिला बोले नहीं है, जिस तरीके से उसका बलात्कार हुआ था बेटी के साथ में, बोला नहीं है देश उस बात को। और कुलदीप सिंह सेंगर को बोला नहीं है, जो उनका एमएलए मौजूदा, उन लोगों को बोला नहीं है देश, न देश की महिलाएं बोली हैं। किस महिला के सम्मान की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं? कब घसीटा नहीं गया उनको जो देश का ओलंपिक मेडल लेकर आया था, इसके प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया। अगर उस बात पर हम आए तो आपने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट नहीं देखे क्या? चलिए ठीक है, सुमित जी इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। सुमित जी बोलिए। नहीं, चुनाव के रिजल्ट तो आप देखना ना, आप चौंकाने वाले चलिए ठीक है, बोलिए दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कुछ राजनीति में कुछ घटनाएं उधर उधर हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ दिक्कत हो सकती है। जहां तक बात कहा तो मोदी जी ने बोला उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 21 मई को MEA को कर्नाटका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आई है। डॉक्टर जयशंकर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा हमने इसका पासपोर्ट खत्म करने का, मतलब सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवेगौड़ा जी ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें निकाला दे दूंगा, देश निकाला दे दूंगा। तुम बिल्कुल। ये पहले मैं तथ्यों को क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी बात, आपने कहा जी ये महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? देखिए जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो एक घटना हो गई। पर एक बात मुझे बताइए भाई साहब, उज्ज्वला प्रज्वला, ठीक है, आप मुझे बताइए 5 करोड़ करीब मकान बना के दिए गए। 5 करोड़, एक मकान में 5 आदमी रहता है। 25 करोड़ लोगों के सर पे मेरे भाई छत आ गई। और इस मकान की रजिस्ट्री किसके नाम से? महिला के नाम से, पुरुष के नाम से नहीं होती।
प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिलता है उसकी रजिस्ट्री महिला के नाम से होती है। पहली बात बताइए, एलपीजी परसेंट कंसेंट्रेशन 48% था, अब 98% हो गई। इसका फायदा किसको? महिला को। अब ये आयुष्मान भारत की बात करता हूं, 54 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, 54 करोड़ लोगों को, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन से लगभग दुगनी है। कितने लोगों का इलाज हुआ? कितने लोगों का इलाज हुआ सर? अरे बोलने तो दीजिए, मैं बताता हूँ कितने लोगों का इलाज हुआ। उतने लोग का इलाज हुआ जिनकी आबादी यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा है। उज्ज्वला मिला, प्रज्वला मिला, गैस सिलेंडर मिला, किसान सम्मान निधि मिली, मुद्रा लोन मिली, सबसे ज्यादा महिलाओं को मिली। आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो। आप हर छोटी बड़ी स्कीम का फायदा दे रहे हो। और माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करूं, करीब माइनॉरिटी कम्युनिटी 15% है। अगर आप राष्ट्रीय स्कीमें देखेंगे 35% से 38% बेनिफिशियरी माइनॉरिटी। जो मिलना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर किसी को शौचालय मिला, गैस मिला, प्रज्वला मिला, उज्ज्वला मिला, जनधन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, यूरिया मिला, पक्की छत मिली, इंश्योरेंस मिला, और इतनी ड्रोन दी महिला लखपति, तो मुझे बताइए वो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सब रहिएगा, आप जरा वोट परसेंटेज को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। वोट परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है, किसके लिए अच्छी खबर है? यूपी से आपको अगर हम बता दें तो 14 सीट पर 6 घंटे में 37% वोटिंग हुई है। बिहार की 8 सीटों पर बात करें तो 1 बजे तक 36.48% वोट हुआ है। उड़ीसा में बात करें तो 1 बजे तक 35.69% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान जारी है और मतदान जारी के बीच बवाल की भी खबरें आ रही है। बीजेपी और टीएमसी में टकराव, चुनाव के बीच तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें मनोज जी, तो वोट परसेंटेज अभी हालांकि 1 ही बजे तक का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, 37% वोट हुआ है। ये क्या बता रहा है? और पिछले हमने तमाम फेजेस में देखा, हालांकि कई फेज अगर हम लास्ट की बात करें तो वोट परसेंटेज बढ़ा है। शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ परसेंटेज जो है वो कम निकलकर सामने आया था। ये किस तरफ इशारा है? देखिए अनन्या जी, वोटिंग परसेंटेज ऑब्वियस एक मैटर करता है किसी भी चुनाव में। और जब ये लोकसभा का चुनाव है और अभी मुझे लगता है कि दोपहर तक का ये आंकड़ा है, और जैसे जैसे चुनाव का समय पूरा होगा उसके बाद से हम लोग एग्जैक्ट उस पर आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब 282 सीट लेके आई थी, उस समय वोटिंग परसेंटेज उसका लगभग और 2019 के बीच में करीब 5 से 7% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और अभी जिस प्रकार से जो वोटिंग परसेंटेज की जो बात हम सब लोग कर रहे हैं, और पिछले फर्स्ट फेज से लेकर थर्ड फेज तक पहुंचे, मुझे मेरा ये मानना है कि 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि एक चीज हम अभी, जैसे आपने खुद कहा कि इस बार का वोटर बहुत साइलेंट वोटर है, लेकिन आप खुद समझिए, क्योंकि इस देश की जो जनता है, जो प्रधानमंत्री जी 4 वर्ग की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और गरीब की बात करते हैं। अभी इसके पहले सुमुल जी जो बात बोल रहे थे कि 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर किया है और 5 करोड़ लोगों को हाउस दिया गया है। हर घर में 5 लोग हाउस होल्ड रहते हैं। अगर उसका आप आकलन देखिए तो ये सारे लोग वोट कर रहे हैं, और ये वोट कर रहे हैं सरकार के डेवलपमेंट मॉडल पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी भी विपक्ष जो है, आज हम कांग्रेस, चूंकि इस देश की एक नेशनल पार्टी है, उसकी एक लिगेसी है, लेकिन आप देखिए तो अभी भी वो 90 के दशक में लेके जाना चाह रही है। वो अभी भी इस देश की जनता को उसी मोड में लेके जा रही है कि जहाँ पे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के आधार पे किस प्रकार से हम बाइफर्केट करते हैं। वो इस वास्तविकता को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आज भारत का युवा विकास के मॉडल पे चल चुका है और वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करना चाहता है, उस पर आपको वोट देना चाहता है। आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने इस एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ में एक भी कोई एजेंडा खड़ा नहीं किया हो जिसके आधार पर वो काउंटर कर सके। और आप देख सकते हैं फेज बाय फेज में पहले इन लोगों ने क्वेश्चन खड़ा किया कि इस देश के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो बिक गए हैं। उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना की बात की। फिर उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से जो एक टैक्स की बात की कि हम किस तरीके से टैक्स देंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई धरातल पे मुद्दा नहीं है। और चुनाव में गठजोड़ कर लेना और इंडी गठबंधन बना लेना, लेकिन आप देखिए हर स्टेट में, चाहे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए वहाँ पे आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता है, यूपी में जो स्थिति है आप हम सब जानते हैं किस प्रकार की कांग्रेस की पोजीशन है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज के आधार पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब 7 फेज होगा और ओवरऑल आप जब देखिएगा तो 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग वही लमसम रहेगा, उससे बढ़ के ही आएगा।
और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 400 का आंकड़ा लेके चल रही है, अगर उसका 6 से 7% भी वोट 2019 से बढ़ा तो मुझे लगता है कि वो 400 सीट आराम से पहुंच जाए एनडीए ठीक है बिलाल जी, इस पर जवाब दीजिए। मनोज जी कह रहे हैं कि जो 400 पार का आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है, अगर 6 से 7% वोट भी अगर बढ़ जाता है, 6 से 7% अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो आंकड़ा भी पार हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 37.7% वोटिंग जो है वो अभी तक 1 बजे का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अभी 6 बजे तक के लिए फिलहाल वक्त है। ये किस तरफ इशारा, किसके लिए खतरे की घंटी और किसके लिए अच्छे संकेत? मैडम मुझे भी ये 3 लोग हैं और मैं अकेला हूँ, फिर भी मुझे मौका नहीं मिल रहा बात करने का, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बिलाल जी बारी बारी से आ रहे हैं, आप बारी बारी नहीं, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से अभी बात की जा रही थी 400 पार, तो देश के प्रधानमंत्री जो है ना एक तस्वीर लेकर उसको पढ़े जा रहे हैं, उसको गीत गाए जा रहे हैं, 400 पार 400 पार 400 पार 400। अभी आपने खुद चलाया, अब की बार 400 पार, खुद ही कह रहे हैं 400 पार 400 पार, इनके सारे नेता 400 पार 400 पार 400 पार, अरे कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। अरे बस करो यार, जनता पक गई है, अब नहीं आपको सुनने वाली। अरे अभी भाई सर कह रहे थे, आलोक जी की बात का जवाब दूं कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है, क्यों किन किन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन करा तो उनको फायदा होगा। क्या आपको नहीं मालूम है अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल या अखिलेश जी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और पार्टियों के साथ कर रहे हैं तो भाजपा नहीं कर रही है गठबंधन? बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की जरूरत पड़ गई, अकेले लड़ना चाहिए था, लड़ लेते। क्यों बिहार में जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार जी की? दिल्ली में तो गठबंधन कर रहे हैं, मैडम सुन लीजिए प्लीज, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरे को बुरा बोल रहे हैं। पंजाब में ये अलग अलग एक ही सेम पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग कैसे हो सकती है? पार्टियों के साथ अलग गठबंधन अलग है स्टेट के भाजपा हिसाब का। से